नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं विकास सर के दृष्टि के नोट्स कंप्लीट करा रहा हूँ। उनमें से सबसे पहले मैं आपको उपन्यास और कहानियाँ वाला जो नोट्स है पेपर 2 पार्ट 1 का नोट्स जो है कंप्लीट करा रहा हूँ। उसमें से शुरुआत में सर ने कहानियाँ करवाई थी, तो मैंने प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ कंप्लीट करा दी हैं। उसके नोट्स आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब एक दुनिया समानांतर वाली किताब के अंदर जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों के नोट्स कंप्लीट करा रहा हूँ। उनमें से भी आधी कहानियों के नोट्स हो चुके हैं। अब जो मेन कहानी है उनके नोट्स जो है सर ने बड़े बनाए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये टूटना कहानी का नोट्स है, यहाँ से शुरू हो गई, ये 2-3 पेज का है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके छोटे नोट्स बनवाए हैं सर ने। तो अब आते हैं 6.7 अन्य प्रमुख कहानियां। एक दुनिया समानांतर में ऐसी कई कहानियां हैं जो नारी पुरुष संबंधों और शहर के अकेलेपन जैसे विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी लिखी गई हैं। ऐसी प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं। जिंदगी और जोक, उमरकांत द्वारा लिखित। इसमें जो है यह एक अनाथ व्यक्ति के अंतहीन शोषण की कहानी है। वह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के द्वारा शोषित होता है। इसका केंद्रीय पाल गोपाल एक अनाथ लड़का है जिसे शिवनाथ बाबू ने रजवा नाम दिया। सब उससे काम लेते हैं किंतु मनुष्य नहीं, वस्तु की तरह व्यवहार करते हैं। जब उसे हैजा हो जाता है तब उसे सब मरने के लिए छोड़ देते हैं। कहानी का लेखक मैं के रूप में उपस्थित हुआ है, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है। वह हैजे से तो बच जाता किंतु कमजोरी के कारण नरकंकाल जैसा हो जाता है। अंत में कहानी का बीज भाव इस रूप में स्पष्ट होता है कि गरीब आदमी की जिंदगी जोंक की तरह उसे चिपटी रहती है और उसे उसके रक्त की अंतिम बूंद चूस कर ही छोड़ती है। नन्हो। अब नन्हो कहानी में शिव प्रसाद द्वारा लिखित है। इसमें जो है इस कहानी की मूल समस्या विवाह आने वाले छल प्रपंच तथा उसे स्त्री का भविष्य बिगड़ने की है। नन्हो गरीब घर की लड़की है। उसे रिश्ते के लिए राम सुबक को दिखाया गया था, जो कि काफी सुंदर लगा था, किंतु छलपूर्वक उसका विवाह राम सुबक के बड़े भाई मिश्री लाल से कर दिया गया। मिश्री एक पैर से लंगड़ा है और दिखने में अत्यंत बदसूरत है। नन्हो इस दुख को आसानी से नहीं झेल पाती। साथ ही वह राम सुबक द्वारा किए जाने वाले प्रणय निवेदनों को भी अपनी मर्यादा के कारण आक्रामक होकर नकारती। कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती, किंतु संवादहीनता, क्षणिक क्रोध तथा राम सुबक के मन में विद्यमान अपराध भावना के कारण दोनों चाहकर भी एक नहीं हो पाते। कहानी का अंत भी अकेलेपन की सी नीति पर होता है। इसमें जो कहानी आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है एक लड़की है, नन्हो गरीब घर की लड़की, उसका जो कहीं रिश्ता तय करना था, तो जिससे रिश्ता तय होना था वो उसकी जगह दूसरे लड़के से शादी करा दी जाती है। वो लंगड़ा है, मर जाता है कुछ दिनों के बाद। और जो उसका देवर है वो ये जिससे पहले शादी होनी थी, ये उसके पति के मामा का लड़का है। ये जो है इससे बातचीत करने की कोशिश करता है शुरुआत में कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ होना था, तुम गलती से इसके साथ आपका विवाह कर दिया गया है। तो जब ये कहती है कि कोई नहीं, अब तो हुआ तो नहीं ना, तो वही ये उसी के साथ डल जाती, लेकिन वो मर जाता है। फिर ये सोचती है कि ये एक बार बोल दे, और वो फिर वो लड़का इसलिए नहीं बोल पाता कि जो है इसने पहले उसको जो है धमका दिया था। अगली कहानी है चीफ की दावत। चीफ की दावत विषम साहनी द्वारा लिखित है। इसके जो है कहानी में एक
जो है लड़का नौकरी पे लगा हुआ और उसका चीफ आना था। उसकी मम्मी जो है बूढ़ी हो गई है और उसको जो है ये अलग रख देते हैं कि आप यहीं बैठे रहना, क्योंकि जब वो सोती थी तो खराटे मारती थी और आपको सोना नहीं है। लेकिन एक बंद कमरे में वो बैठी रहती और एट लास्ट उसको नींद आ ही जाती है। फिर वो खराटे मारने लगती है। फिर कहता है कि भाई ये खराटों की आवाज कहाँ से आ रही, कौन है। फिर दरवाजा खुलवा जाता है, बताते हैं ये इसकी मम्मी है। फिर अच्छा ये गांव से बिलोंग करती है, तो अच्छा तो चीफ कहता है कि जो है गांव में तो बहुत सारी चीजें मुझे गांव की पसंद है, तुम्हें गांव का क्या आता है। तो लड़का बताता है कि इसको फुलकारी बनानी आती है। फुलकारी वो होती है जो मतलब जैसे पंजाब में होती है, ये वही कपड़े के ऊपर हाथ से कुछ सील सील के कुछ ड्राइंग बना देना तागे से। तो फिर ये कहता है कि भाई फुलकारी बना दो आप। तो लड़की ये जो इसकी मम्मी है बूढ़ी काकी, ये कहती है कि भाई मुझे अभी दिखाई नहीं देता। फिर ये कहता है कि भाई हो सकता है मेरा प्रमोशन कर दे चीफ। तो फिर लड़की ये हाँ भर लेती है, बना दूंगी। फिर ये कहता है कि आपको कुछ और कुछ आता है, हाँ गाना आता है इनको, फिर गा के दिखाओ। फिर रोते रोते ये गाती है कि जो है मेरे बेटे का प्रमोशन हो जाए। उसी की एक कहानी है। और इसमें जो है लड़के के जो है दया भाव उसके मन में नहीं दिखाए जाते। उसी के ऊपर बेस्ड ये कहानी है। आप पहले कहानी पढ़ना, उसके बाद जो है नोट्स पढ़ना। चीफ की दावत विषम साहनी द्वारा लिखित यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वर्द माँ के भूखे होने की नहीं बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। मिस्टर सामनाथ के यहाँ उनका चीफ की दावत के लिए आने वाला है। वे नहीं चाहते कि उनका चीफ उनकी माँ को देखे, क्योंकि माँ दिखने में बदसूरत है और अंग्रेजी में बात करना तथा हाथ मिलाना भी उसे नहीं आता है। वे यह नहीं चाहते कि माँ सो जाए, क्योंकि माँ खराटों की आवाज से पार्टी का मिजाज बिगड़ सकता है। वे माँ को पड़ोस की बुढ़िया के पास भी नहीं जाने देते, क्योंकि वह इससे वह बुढ़िया इनके घर आने लगती है और शांति में खलल पड़ता है। सारी सावधानियों के बावजूद जब माँ चीफ के सामने पड़ ही जाती है तो महिलाएं उस पर हंसती हैं, किंतु बेटे की खुशी के लिए वह अपमानजनक माहौल में भी माँ को गीत गाना पड़ता है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। मार्मिक अर्थात मर्म से भरा हुआ। माँ इस अपमानजनक व्यवहार से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि बनाने से उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, तो अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी को की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी का सारत्व है। अगली कहानी एक नाव के यात्री। एक नाव के यात्री जो है चीफ की दावत से मिलती जुलती कहानी है। इस कहानी में जो है एक लड़का है, वो विदेश चला जाता है पढ़ने लिखने के लिए, वहीं से शादी कर लेता है एक लड़की से। और जो है यहाँ इसकी मम्मी पापा रहते हैं और उसकी बहन रहती है। इसके मम्मी पापा में से इसकी मम्मी बूढ़ी हो जाती है, इसके पापा की जो आंखों की रोशनी चली जाती है। जब यह लेटर लिख करके उसके पास भेजते हैं कि भाई आंखें खराब होगी, तो ये वापस लेटर भेजता है कि आपकी आंखों के लिए मैं यहाँ आई स्पेशलिस्ट से कंसल्टेंट कर रहा हूँ, मैं आपको ठीक करा लूँगा। और पिता के मन में यही भाव रहते हैं कि भाई मेरा बेटा आएगा और मुझे लेकर जाएगा और ठीक करा लाएगा। लेकिन वह आता है तो वही जो है
आने के बाद इस बात का कोई जिक्र नहीं करता कि आपकी आंखें कैसी है, दिखा के लाएंगे या नहीं दिखा के लाएंगे। अपने दोस्तों से मिलता है, पार्टी वार्टी करता है। कई दिन तो उसके दोस्तों के साथ मिलने में ही गुजर जाते, रात दिन में मिलता, रात को पार्टी करते हैं, कहीं फिल्म देखने जाते हैं, क्लबों में जाते हैं। और लास्ट में जो है चलने की बात करता है तो उसका पिता सोचता है कि मेरे को चलना है, तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, अपने जाने की बात कर रहा है वो तो इससे इसका पिता उदास होता है। और वो लास्ट में दिखाता है कि मैं एक कोट लेके आया था पिताजी के लिए, तो उसको पहनते नहीं है, लेकिन जाते टाइम वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम जो है मेरी पत्नी के सामने ये बोल देना कि जो है आपको जो बहुत पसंद आया, ताकि वो खुश हो जाए। और वो चले जाते हैं। उनके आने के बाद जैसे ही वो लड़की स्टेशन से घर आती है तो उन्होंने वो पहना हुआ था कोट उसके पिताजी ने, और आंखों की रोशनी नहीं होने के कारण वो उसे देख नहीं पा रहे थे, तो छू कर हाथों से महसूस कर रहे थे कि कैसा है। और जो है पूछ रहे थे अपनी पत्नी से कि इसका रंग कैसा है, नीला है। और इसी कथन पर जो है कहानी का अंत हो जाता है। अब सर ने जो नोट्स लिखवाए हैं उनको पढ़ते हैं। एक नाव के यात्री सानी द्वारा लिखित चीफ की दावत से मिलती जुलती इस कहानी की समस्या माँ की नहीं पिता की है। पिता ने अपने बेटे रज्जन को पढ़ाने के लिए अपने जीवन की सारी खुशियां दांव पर लगा दी है, किंतु वहीं बेटा विवाह के बाद विदेश में जाकर बस गया। वह 7 साल बाद भारत आया, किंतु भारत आने के बावजूद 13 दिनों तक घर नहीं पहुंचता। उसके बाद वह आता, लेकिन उसकी ओर से संबंधों की उसमें कम हो गई है। माँ, पिता और बहन कीर्ति तीनों उसके व्यवहार से स्तब्ध हैं। इसके बावजूद उसके लौटने के पश्चात कहानी इस बिंदु पर समाप्त होती है कि माँ और पिता बेटे द्वारा दिए गए उपहारों की खुशी से छू रहे हैं तथा उन्हीं के माध्यम से बेटे की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। अगली कहानी भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव कहानी में जो है एक भ्रष्टाचार के ऊपर जो है कहानी बनाई गई कि भाई एक व्यक्ति जो है घूसखोरी या रिश्वत नहीं देने के कारण उसकी रिटायर पेंशन की फाइल घूमती रहती, कई साल घूमती रहती है, और एट लास्ट वह मर जाता, उसके बाद भी वह कंप्लीट नहीं होती। भोलाराम का जीव हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित यह एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। इसके प्रमुख चरित्र भोलाराम को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, किंतु वह अंततः निवेदनों के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिली क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी। कहानी इस व्यंग्य के साथ समाप्त होती है कि भोलाराम की मौत के बाद उसकी आत्मा अर्थात उसका जीव यमराज के पास न जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतजार करने लगता है। अगली कहानी बदबू। बदबू कहानी के बारे में जो है एक लड़का है जो कि उनके अधिकारों की मांग करता है, जो गरीब वर्ग के जो मजदूर हैं उसके सहकर्मी हैं। क्योंकि वह नया नया आया था तो जैसे वो जो है एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि भाई एक मेंढक को पानी में डालो और धीरे धीरे पानी को गर्म करो तो अपने टेम्परेचर को धीरे धीरे मेंटेन करेगा, और लेकिन एक उबलते हुए पानी में जैसे ही मेंढक को डालोगे तो उछल के तुरंत बाहर आ जाएगा। वैसे ही इसमें जो है ये कंपनी में नया काम करने के लिए गया था, तो काम करने के बाद हाथों से बदबू आती थी। लेकिन जो है इसके और दोस्त जो पहले से लगे हुए थे, वे देखते हैं कि भाई वे तो लाइन अगर लंबी है तो ऐसे बिना हाथ धोए भी खाना खाने चले जाते, उन्हें बदबूदार हाथों से, जिन हाथों में से बदबू आती थी। फिर यह जो है उनसे कहता है कि आप काम करना बंद कर दो, लेकिन जो है अधिकारी इसको और ज्यादा परेशान करने लगते हैं, इसकी ड्यूटी और बेकार जगह पर लगा देते हैं। इसी पर यह कहानी है। बदबू शेखर जोशी द्वारा लिखित यह कहानी मजदूरों की नीति को प्रस्तुत करती है। इस रूप में विषय वस्तु की दृष्टि से यह प्रगति कहानियों की
नजदीक दिखती है। इसमें प्रमुख पात्र वह है जो नया मजदूर है। वह मजदूरों के निरंतर हो रहे शोषण को चुनौती देता है, किंतु अन्य मजदूर असुरक्षा की वजह से उसका साथ नहीं देते हैं। यह बदबू एक प्रतीक है। दिन भर केरोसिन में हाथ डले रहने के बाद इस नए मजदूर को बदबू महसूस होती है, जबकि पुराने मजदूर उन्हीं हाथों से खाना खा लेते हैं। प्रतीक यह है कि मजदूर किस प्रकार धीरे धीरे व्यवस्था में निहित जकड़न के शिकार होते हैं और व्यवस्था में विद्यमान विसंगति उन्हें नजर आनी बंद हो जाती है। परिंदे कहानी। परिंदे एक दुनिया समानांतर में संकलित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जिसमें लेखक निर्मल वर्मा है। कथा साहित्य और यात्रा निर्मल के साहित्य में निर्मल वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में शिखर रचनात्मक रचनाकार माने जाते हैं। परिंदे कहानी की खासियत यह है कि कुछ समीक्षकों ने इसी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। परिंदे की केंद्रीय चरित्र लतिका है, जो लड़कियों के मिशनरी स्कूल के छात्रावास की गार्डन है। इसके अन्य प्रमुख चरित्रों में डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन और जूली। कहानी की पृष्ठभूमि कुमाऊं की पहाड़ियों क्षेत्र की है। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी न खत्म होने का इंतजार की प्रक्रिया में बेजल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। कहानी का एक महत्वपूर्ण प्रसंग इस प्रकार है। लतिका को याद आया, हर साल सर्दियों की छुट्टियों से पहले परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं। प्रतीक्षा करते हैं कि बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देश में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, वह, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो है मिस्टर ह्यूबर्ट जो विदेशी है इस कहानी में, और डॉक्टर मुखर्जी वियतनाम से आए थे, और जो है सर बताते हैं कि वैसे तो पूरी कहानी में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सर बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में उसकी पत्नी का निधन हो गया था। कहानी में सिर्फ इतना ही जिक्र है कि वहां से आते टाइम इसकी पत्नी का रास्ते में निधन हो गया। और सॉरी, जो है डॉक्टर मुखर्जी को मैंने बताया वियतनाम से, बर्मा से आए थे। और तो सब यहीं रहते हैं, सब चले जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे का प्रश्न उत्तर यही है। हम सब अपनी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी को भय है कि बर्मा से आकर उन्हें एक अजनबी स्थान पर मर जाना कितना खतरनाक है। वे कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क के दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? शायद मैं यहाँ मर भी जाऊं। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? यही अकेलापन और मौत का इंतजार सभी चरित्रों की नीति है। ह्यूबर्ट को अंदाजा हो गया कि उसकी मृत्यु नजदीक है। लतिका अपने प्रेमी गिरीश नेगी की मृत्यु के बाद जीते जी मरी हुई सी है। करीमुद्दीन की धुनें भी उदासी से भरी हैं। एक दुनिया समानांतर की बाकी कहानियों से परिंदे कुछ अलग है। इसका अंत उदासी और अनिर्णय के बीचों बीच नहीं है, बल्कि एक सुखद संकेत पर होता है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जिंदगी को जहां तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए। बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है। नहीं, ये हम आगे थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मिस लतिका किस चीज को न जानना मिस लतिका किसी चीज को न जानना गलत है, तो जानबूझ कर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपके रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी।
आज जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में नहीं हिचकता। इसके बावजूद कौन कहता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? आज भी करता हूँ। इस बिंदु पर कहानी की गति बदलती है। लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है, वह जूली का पहला प्रेम है। वह जूली का पहला प्रेम पत्र जो उसे वार्डन की हैसियत से अपने पास रख लिया था, उसे तकिए के नीचे रख आती है, जिसका संकेत है कि वह अपने और दूसरे के जीवन में रंग भर देना चाहती है। कहानी के अंतिम 2 वाक्य इसी बात को प्रतीकों की भाषा में दर्ज करते हैं। जब वह बाहर कॉरिडोर में आई, बारिश की बौछार तेज से पड़ने लगती है। करीमुद्दीन ने अपने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्मी धुन छेड़ दी थी। अगर परिंदे कहानी के शिल्प पर रखना हो तो नई कहानियों के शिल्प की विशेषताएं लिखें। ये क्वेश्चन सर ने इसमें जुड़वाया, तो जो है आप इसको खुद जो है एनालाइज करके आपको लिखना होगा। अगली कहानी मेरा दुश्मन। मेरा दुश्मन एक ऐसी कहानी है कि भाई एक व्यक्ति है जो, जैसे होता है कि एक व्यक्ति है, उसकी जो है कुछ और ही मंशा थी, नशेड़ी प्रकार का था, शराबी था, और उसकी शादी हो जाती तो थोड़ा है अपने आप को मेंटेन रखता है, शराब से बचा के रखता है, लेकिन उसके अंदर बोला जो एक आदमी है जो जिंदा है अभी, लेकिन उसको यह दबाए हुए है, वो इस पे हैवी होता जा रहा है। एक दिन ये बाहर घूमने के लिए निकल गया शाम को खाना खाने के बाद, उसके बाद वह व्यक्ति इस पर आ जाता है। इसके अंदर ही के एक जो बाहर से दिख रहा है वो व्यक्ति है कि उसके अंदर जो विद्यमान व्यक्ति है, उन्हीं के बारे में 2 अलग अलग कैरेक्टर बनाकर सर ने दिखाया कि वह दारू पीने लग जाता है और फिर उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली जाती है और वापिस ही नहीं आती है। इसी कहानी में वह उसके अंदर को व्यक्ति को बताया गया है, और मैं जो वो व्यक्ति है जो बाहर से दिखता है एक ही व्यक्ति। मेरा दुश्मन। कृष्ण बलदेव वैद। कृष्ण बलदेव वैद द्वारा रचित कहानी मेरा दुश्मन अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कथ्य की कहानी है। कहानी का नायक अपने भीतर 2 व्यक्तित्वों में बटा हुआ मैं और वह। मैं उसका वह रूप है जो वर्तमान में एक पारिवारिक सामाजिक जीवन जी रहा है, जिसके पास में सारी सफलता है जिन्हें समाज वांछनीय मानता है। वह उसी के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है। वह उसी के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है जो इन सामाजिक पारिवारिक बंधनों में घुटन महसूस करता है तथा विद्रोह करके मुक्त हो जाना चाहता है। सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में कहें तो वह मैं उसका ईगो है और वह उसका ईड है। जो सर एक बात होता है ईगो, ईड और सुपर ईड, इसके बारे में सर ने बताया था कि भाई ईगो एक एटीट्यूड को ईगो नहीं कहते, ईगो बाहर से दिखने वाला व्यक्ति होता है। चेतन मन और अवचेतन विचारों के बारे में बताया था सर ने। ईड, सुपर ईड और ईगो। दातव्य है कि मेरा दुश्मन के नायक का आत्म संघर्ष जो है, आत्म संघर्ष मुक्तिबोध की तरह है, ईगो है, और सुपर ईगो का संघर्ष नहीं है। मुक्तिबोध के संघर्ष में पूर्णतः सामाजिक हो जाने की चाहत है, जबकि मेरा दुश्मन के आत्म संघर्ष के सामाजिक दबाव को छिन भिन कर देने की घोर व्यक्तिवादी लालसा है। नायक की पत्नी माला वर्चस्वशाली व्यक्ति है तो है, और नायक को मैं को इसी बात की से सिखाया था। कॉलेज के दिनों में वह जिस तरह का स्वच्छंद जीवन जीता था, वहीं उसके अवचेतन में वह बनकर बैठा है। लगभग वह रोज अपने भीतरी संघर्ष से गुजरता है कि पारिवारिक ढांचे बन रहे या उसे तोड़कर अपने स्वाधीन व्यक्तित्व के साथ जिए। कहानी में दिखता है कि एक बार उसका अवचेतन उस पर हावी हो गया है, उसने विद्रोह कर दिया है। माला विद्रोह के कुछ दिनों बाद बच्ची सहित घर छोड़कर चली गई और अंत में वह इसी पसोपेश इसी पसोपेश में है, मतलब वैसे ही है जैसे था, कि इसी पसोपेश में है कि भीतर के मैं की जिंदगी लौट जाए और
इस मौके का फायदा उठाते हुए वह के रास्ते पर ही चल पड़े। कहानी की सबसे बड़ी विशिष्टता इसकी विश्लेषणात्मक विश्लेषण मनोविश्लेषणात्मक शैली है, जिसे एक ही व्यक्ति के दो विखंडित व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उर्दू अंग्रेजी शब्दों से बनी हुई भाषा का प्रवाह बेहद प्रभावी कथानक घटनाओं पर नहीं बल्कि सिर्फ चिंतन मनन और विश्लेषण से बुना गया है, जो कि नई कहानियों की प्रतिनिधि विशेषता है। अगली कहानी है बादलों के घेरे। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती द्वारा लिखित एक कहानी। इसमें जो है बताया गया कि भाई एक लड़का है, वह अपनी बुआ के घर रहता था और उसके बुआ के घर भी कोई लड़की रहती थी जो उनकी बुआ के किसी रिलेशन में पड़ती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की को जो टीबी हो गई है, और टीबी होने के कारण उससे अजीब सा व्यवहार किया जाता है। कोई उससे बोलता नहीं है, छूता नहीं है, पास नहीं आता है। और जो नायक है उसने भी छुआ नहीं है उसको। प्यार करते थे लेकिन जब भी उसके बावजूद भी तो जो है ये लड़की एक पहाड़ी इलाके में चली जाती है, जहां ताकि जो है कि फैले ना, संक्रमण में ना आए कोई भी उसके द्वारा। और एक दूसरा सर ये बताते हैं कि भाई पहाड़ी इलाकों में रहने से टीबी वाले को जो है इतना मतलब दर्द और दुख नहीं होता जितना वैसे होता है, तो वहां थोड़ा फर्क रहता है, अंतर रहता है। उसके बावजूद वो मर जाती है और इसकी जो है बारे में उसकी बुआ बताती है, और उसकी बुआ कहती है कि क्या तुम उसे पूछ भी नहीं सकते थे लास्ट टाइम में कैसी है कैसी नहीं। और फिर इसकी शादी हो जाती है, फिर इसके बच्चे होते हैं और एट लास्ट इसको भी टीबी हो जाती है, नायक को भी। फिर इसकी पत्नी और बच्चे इसके साथ जो व्यवहार करते हैं तो इसको वही दिन याद आते हैं, और फिर ये भी वहीं चला जाता है पहाड़ी इलाकों में। और फिर कहता है कि मैं भी एक दिन यहीं बादलों के घेरे में चला जाऊंगा। जैसे पहाड़ों में बादल है बने रहते हैं हल्के हल्के ओस धुंध के कारण, उसी पर यह कहानी बेस्ड है, बादलों के घेरे। कृष्णा सोबती प्रसिद्ध कथाकार कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे उसका प्रतिनिधित्व कहानी मानी जाती है, उनकी प्रतिनिधि कहानी मानी जाती है। इसके बावजूद इससे कि यह नारी विमर्श जैसे मुद्दों पर केंद्रित नहीं, नई कहानियों के तेवर में डली इस कहानी का कथ्य जीवन की निरर्थकता, इंतजार और अकेलेपन पर आधारित है। कहानी में दो चरित्र प्रमुख हैं, रवि और मन्नो। मन्नो एक युवती है जो रवि के दूर की रिश्तेदार है, जिसे रवि पसंद करता है। चूंकि मन्नो को तपेदिक है, टीबी है और उसकी मृत्यु निकट है, इसलिए रवि चाहकर भी उसके प्रति अपनी भावनाओं की प्रस्तुति और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाता। मन्नो भुआली के अकेले घर में रहते हुए मृत्यु की शरण में चली जाती है। मृत्यु हो जाने को ही इस कहानी के बादलों के घेरे में चले जाना कहा गया। रवि का विवाह होता है, वह अपनी वैवाहिक जिंदगी में काफी खुश रहता है, किंतु एक बार लंबी बीमारी के बाद स्पष्ट होता है कि उसे भी तपेदिक है। उसकी पत्नी उससे प्रेम करती, किंतु उसके साथ वही बर्ताव करने को विवश है जो मन्नो के साथ रवि की बुआ और खुद रवि ने किया था। अब वह बुहाली के उसी कॉटेज में एकदम अकेला इंतजार कर रहा है, बहुत जल्दी ही वह भी बादलों के घेरे में समा जाए। कहानी का भाव है कि यह एकदम नहीं है कि रवि की ऐसी नीति उसके अनैतिक व्यवहार का परिणाम है। कई नई कहानियों ऐसे आदर्शवाद या नैतिक सिद्धांतों के फेर में नहीं पड़ती। कहानी का भाव सिर्फ इतना सा है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी कारण से अकेलेपन या ऊब का शिकार होना है, और इस नश्वर जीवन के बाद बादलों के घेरे में समा जाना। अस्तित्ववादी किस्म का यही निरर्थकता बोध इस कहानी का सार है, जो इसे नई कहानियों से जोड़ता है। सामान कहानी सामान कहानी में जो है एक नायक नायिका है और वे कहीं चले जाते हैं अपने घर से, तो टेबल क्लॉथ जो टेबल पर बिछाने का कपड़ा होता है वो घर पर रह जाता है उसकी पत्नी के द्वारा।
उसी बेस्ट एक कहानी है, कुछ खास नहीं है। सामान प्रयाग शुक्ल की कहानी सामान व्यक्ति के वस्तु हो जाने की त्रासदी को व्यक्त करने वाली एक सशक्त कहानी है। इसकी कथानक सिर्फ इतनी सी है कि एक पत्नी जो अपने पति रवि से बहुत डरती है, उसे टेबल क्लॉथ अपनी बहन के घर में छूट गया है। उसे वह लगातार की चिंता में डूबी कि जब रवि को पता लगेगा, संभवतः इस बात को लेकर काफी नाराज होगा। वह मन ही मन में वे उत्तर तैयार कर लेती जो रवि के प्रश्नों के जवाब में देगी। कभी कभी वह मन को समझाती है कि ज्यादा से ज्यादा रवि कुछ नाराज ही तो होगा, किंतु इन विचारों के बावजूद उसकी घबराहट कम नहीं होती। उससे याद आता है कि एक महीने पहले दीवार का टंगा हुआ शीशा जब उसकी असावधानी से टूट गया था, तब रवि कितना जल्लाया था। कई दिनों से तक उसे बताता रहा था कि वैसा सुंदर और कीमती शीशा फिर से खरीद कर लाना कितना मुश्किल है। कहानी में रोचक तथ्य यह है कि जब वह धीरे से रवि को बताती है कि टेबल क्लॉथ वहीं पर छूट गया, वह आगे सफाई देना चाहती है और डरती है, किंतु इसी बीच रवि का जवाब आता है, यह भी खूब रही। संभवतः है रवि इस यात्रा से इतना संतुष्ट है कि वह इस बात को मजाक में टाल देता। पत्नी के सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। कहानी की मूल संवेदना यह है कि अगर वैवाहिक संबंध लोकतांत्रिक न हो तो कमजोर पक्ष, जो कि प्राय पत्नी ही होती है, कि छोटी छोटी बातों के लिए कैसा असहनीय तनाव झेलना पड़ता है। सामान नाम अत्यंत अर्थपूर्ण है क्योंकि सामान इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसकी तुलना में पत्नी खुद एक सामान्य वस्तु बन गई है। सामान का कथानक लगभग घटना विहीन और स्थिति प्रधान है, और यह नई कहानियों के अनुरूप ही है। कहानी बाह्य जगत से ज्यादा अंतर जगत का विश्लेषण करती है और सीधी सरल संवादों से भरी भाषा में किया गया यह विश्लेषण पाठक की चेतना को सम्मोहित कर देता है। अगली कहानी है विजेता। विजेता कहानी एक नायक नायिका की है जिसमें जो है वे अपने पिता जो है अपने बच्चे को पैदा नहीं करना चाहता था, और तो उसको एक रसायन पिलाता है पहले, फिर कुछ और खिलाता है, और एट लास्ट वो बच्चा पैदा होता है। फिर वो जो अपने बच्चे से गलती मांगता है कि मैंने तुझे मारने के लिए ये कदम उठाए थे, मुझे माफ कर देना। विजेता रघुवीर शाह द्वारा लिखित है। रघुवीर शाह द्वारा रचित कहानी विजेता गर्भपात के मुद्दे पर लिखी गई एक संवेदनशील कहानी है। 1970 के दशक से पहले, जब भारत में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, उस समय के एक वैवाहिक युगल द्वारा अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने की असफल कोशिश इस कहानी की कथा वस्तु है। अशोक और कामिनी इस कहानी के नायक नायिका है जो अभी संतान नहीं चाहते। दुर्घटनावश कामिनी गर्भवती हो जाती है और यह दोनों कोशिश करते हैं कि गर्भपात हो जाए। ऐसे दो प्रयास करता है। पहली बार वह उसे कोई ऐसा तरल पदार्थ पिलाता है जो 2 दिन तक कामिनी का शरीर यूं जलता रहता है जिससे कि जैसे अंदर किसी अंगीठी में आग जला दी गई है। जब यह प्रयोग असफल रहा तो अशोक कुछ उसे दवाइयां खिलाता है जिन्हें खाकर 4 दिनों तक कामिनी बुखार से अचेतन रहती है, किंतु इस बार भी गर्भपात नहीं होता। अशोक तीसरे प्रयास के तौर पर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, किंतु कामिनी ने तय कर लेती है कि बच्चे को जन्म देगी। उसे महसूस होता है कि किसी छोटे से बच्चे ने 2 बार इतना खतरनाक आक्रामक आक्रमणों को झेला है और उसके बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखा। उसे जीवन जीने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। कहानी में अंत में कामिनी मां बन गई है। अशोक के मन में अजीब सा भय है कि उसका बच्चा उसे माफ करेगा या नहीं। जैसा कि स्वाभाविक है, बच्चे को इस बात से फिलहाल कोई मतलब ही नहीं है कि कौन अशोक है, उसके जीवन में उसकी क्या भूमिका है। अपने सीधे सपाट कथानक व सरल भाषा के माध्यम से यह कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि माता पिता और अनचाही संतानों के बीच का संबंध सहजता के धरातल पर पहुंच सकता है या नहीं। कहना न होगा कि यह संकट आज के दौर में इस कहानी के लिखे जाने के समय की तुलना में ज्यादा गहरा है। सबरी एक कहानी है जो है भाई, इसमें ये कौन सी कहानी थी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, फिर भी कोई नहीं। सबरी जो है रमेश बख्शी द्वारा लिखित कहानी। रमेश बख्शी द्वारा रचित कहानी सबरी 2 भाइयों के संबंध पर चढ़ी हुई आदर्श की चादर को हटाकर उसे यथार्थ को उभारती है।
उस यथार्थ को उभारती है जिसे प्रस्तुत करने में पारिवारिक रचनाकार बचते रहे हैं। कहानी में दो भाई हैं, बड़के और छुट्टू। हाँ, इसमें जो दो भाई हैं, पहला कहीं पढ़ने के लिए गया था, उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, फिर उसके वह अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए भेजता और वह कहता कि तुम किसी अपने जानकार के यहाँ मुझे ठहरा दो भैया, आप वहां रहते, तो वह उसी जगह पर उसको ठहरने के लिए भेज देता। और वो लड़की उससे जिक्र करती, क्या आपके बड़े भाई को मैं आज भी याद हूँ? तो लेटर में लिखता है, पत्थर में लिखता है कि आपको याद है ये लड़की आपके बारे में ऐसा। और छोटा उसी लड़की से दोबारा से प्रेम करने लगता है और उसकी शादी कर लेता है। उसी में बेस्ट जो है कहानी है। संयोग से छुट्टू को उस लड़की से प्रेम होता है, जिसे कुछ साल पहले बड़के पसंद करता था। हालांकि वह उससे उम्र में काफी छोटी थी। वह लड़की जिसका नाम खूकी है, उस मकान मालिक की बेटी है जिसके यहाँ पहले बड़के रहता था और अब अपनी नौकरी के चलते छुट्टू रहता है। दोनों भाइयों में गहरा स्नेह है। सैद्धांतिक तौर पर बड़के को इस बात में से दिक्कत भी नहीं है कि छुट्टू खाकी से शादी करे, किंतु इस समझ के बावजूद वह मन के भीतर गहरी ईर्ष्या भावना से भरा है और लाख कोशिशों करके भी उसे मनोभाव से मुक्त नहीं हो पाता है। कहानी एक ऐसे ही बिंदु पर खत्म होती है जहां छुट्टू और खाकी एक दूसरे से काफी खुश दिखते हैं, किंतु बड़के उनकी खुशी को देखकर सहज नहीं हो पाता है। इस कहानी में प्रभावित करने वाली बात इसका निर्मम यथार्थ है। राजेंद्र यादव ने यथार्थ कहते हैं वर्तमान को। राजेंद्र यादव ने इस पुस्तक की भूमिका में चर्चा भी की है। अगर भाइयों का रिश्ता सचमुच राम लक्ष्मण जैसा नहीं है और वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं, तो कहानीकार को उसकी असलियत ही उभारनी चाहिए, पाठक को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। सबरी कहानी का नाम भी बेहद प्रतीकात्मक है। एक अर्थ में झूठे बेरों में छिपी पवित्रता को खुकी के चरित्र से जोड़ने की कोशिश की। कहानी के अंत भी बेरों के प्रसंग से ही हुआ है। वे दोनों बेर खा रहे हैं, मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। बेर मीठे हैं, मीठे हैं, मैं जानता ही हूँ, इसी से चुप हूँ। एक सेलर अगली कहानी है। सेलर कहानी में जो है, इस कहानी में एक जो है पिता है जिसकी पत्नी मर गई है और वह अपने ससुराल में के घर में ही रहता है और उसका एक लड़का है। उसके लड़के को सभी जो है काम कराते हैं और एक हीन भावना की दृष्टि से भी देखते हैं और शिक्षा नहीं दिलाते। 100 रुपए उसका पिताजी कमाता, जो उसके खर्चे, उसके बेटे के खर्चे के लिए हर महीने उसका ससुर उससे ले लेता है। फिर ये पिता है जो इस कहानी में, वो एक लड़के से मिलता है जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, मैट्रिक में। वह कहता है कि मैं बड़ा होकर सेलर बनूंगा और विदेशों की यात्रा किया करूंगा। सेलर वो होता है, सेलर बेचने वाला नहीं, सेलर होता है नाविक यात्री को, इंग्लिश का वर्ड है सेलर, नाविक यात्री, जिसका अर्थ होता है कि मैं सेलर बनूंगा और विदेशों की यात्रा करूंगा। तो फिर ये अपने बेटे के पास जाता है कि बेटा तुम बड़े होकर सेलर बनना और विदेशों में, दूसरे देशों में घूमना, मैं भी किसी दिन तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम पढ़ो। लेकिन बेटे के मन में भी पिता के प्रति इतनी हीन भावना आ चुकी, क्योंकि वह शुरू से ही उसके प्रति कुछ नहीं कर पाया। इसलिए इस कहानी में यही दिखाया गया। अब कहानी के नोट्स जो सर ने बताए हैं जो वे पढ़ते हैं। राजकुमार द्वारा लिखित कहानी, रचित कहानी। सेलर एक गरीब व्यक्ति और उसके अभागे बच्चे और कुछ सुंदर सपनों की कहानी है। कहानी का प्रमुख चरित्र है कि वह है जिसकी पत्नी मर चुकी है। उसका बेटा मुन्नू, जिसे उम्र के लिहाज से तीसरी चौथी कक्षा में होना चाहिए था, आज तक स्कूल गया ही नहीं। वह अपनी पत्नी के मरने के बाद ससुराल में ही रहता है, किंतु ताकि मुन्नू को रिश्तेदारों के साथ रहने का सुख भी मिल सके। वह लगभग 100 रुपए मासिक कमाता है और एक खराब सी कोठरी में रहने के बदले उसे अपने ससुर को 100 रुपए देने होते हैं। बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं, किंतु मुन्नू पर कोई ध्यान नहीं देता। संयुक्त परिवार के सभी लोग अपनी जरूरतों के लिए उससे काम कराते हैं। वह अपने पिता से भी इतना कट गया है कि उसके पास तक नहीं जाता। एक दिन सुबह टहलने के लिए वह कंपनी बाग में जाता है तो उसकी मुलाकात 10वीं कक्षा के एक ऐसे बच्चे से होती है जो सेलर अर्थात नाविक बनना चाहता है, सारी दुनिया घूमना चाहता है।
वह उस बच्चे के उत्साह से प्रभावित होकर तय करता है कि वह भी मुन्नू को पढ़ाएगा लिखाएगा और सेलर बनाएगा। घर पर पहुंचकर वह मुन्नू को पढ़ाना चाहता है, उससे प्रेम से बातचीत करना चाहता है, किंतु दोनों में इतना अंतराल आ चुका है कि मुन्नू अपने अकेलेपन से भी उबर ही नहीं पाता। इस बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी की संवेदना केंद्रीय बिंदु यह है कि संयुक्त परिवार के भीतर किसी छोटे बच्चे का बचपन छीन जाता है। दूसरा पक्ष यह है कि गरीब व्यक्ति एक तरफ अपने गरीबी से लड़ता है और दूसरी तरफ अपनी संतान को सफल बनाना चाहता है, किंतु इन दोनों द्वंद्वों में उलझकर वह जीवन संघर्षों और सपनों के से तटस्थ हो जाता है। एक अर्थ में सारा द्वंद्व सपनों और सपनों को तोड़ने वाली परिस्थितियों के बीच का है। प्रेत मुक्ति अगली कहानी। प्रेत मुक्ति कहानी में जो है एक व्यक्ति है प्रेत मुक्ति। उसमें इस कहानी में एक व्यक्ति है जो जिसको किसी ने बता दिया गया था कि इस उम्र तक जो है आप किसी लड़की के साथ परिवार नहीं बना सकते, अर्थात शारीरिक। तो उसका विवाह होने के बावजूद भी वह अपनी पत्नी को छूता तक नहीं, जिससे उसकी पत्नी अपने घर चली जाती है। फिर उसको कोई बता देता है कि अगर पंडित जी से ही आप अपना पिंड दान कराएंगे तो ही आपकी प्रेत मुक्ति हो सकती है, अन्यथा आप प्रेत बन जाओगे, भूत बन जाओगे। तो वह अपने दोस्त एक पंडित जी को कहता है जो उसका ही हम उम्र का है कि आप मेरा प्रेत मुक्ति करना, पिंड दान करना। और शमशान घाट में एक चिता को जलती देखकर पंडित जी को ऐसा लगता है कि उसका दोस्त जो है मर गया है, किशन राम, और वह उसकी टोपी को उठाकर उसमें कुछ सामान रखकर चोरी छुपे उसका पिंडदान करता है, क्योंकि अगले ही दिन उसके पिता का श्राद्ध भी है। वह सोचता है कि अगर मैं इसका पिंडदान करूंगा तो मैं अछूत हो जाऊंगा, और फिर उसके बावजूद मैं अपने जो है पिता का वो क्या बोलते हैं उसको श्राद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो इसी पे बेस्ड ये कहानी है। प्रेत मुक्ति सलेश मटियानी की कहानी है। सलेश मटियानी की प्रसिद्ध कहानी प्रेत मुक्ति नई कहानी के दायरे को विस्तार देती है और शहरी मध्यम वर्ग के परिवेश से बाहर निकलकर ग्रामीण परिवेश में अस्पृश्यता जैसी समस्याओं को उठाती है। कहानी में दो प्रमुख चरित्र केवलानंद पांडे और किशन राम। केवलानंद पांडे या पांडे जी पुरोहित परिवार से हैं, जबकि किशन राम एक दलित हैं। दोनों की उम्र लगभग बराबर है। पांडे जी को कई वर्षों तक पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, जबकि किशन राम कभी लोहार का काम करता था, कभी पांडे जी का हलिया बन जाता है। उसे शास्त्रों का इतना खौफ है कि उसी के चलते उसका विवाह विफल हो गया। उसे जिंदगी भर खाने को ठीक से नहीं मिलता, और उसके पांडे जी की ही उम्र का होकर भी वह उसके सामने बूढ़ा हो गया। उसकी उंगलियां भी टूट गई हैं, क्योंकि न जानते हुए भी उसे लोहार का काम करना पड़ा था। और जब वह हथौड़े से लोहे को पीट रहा था तो उसकी आंगलियां बीच में पिट गई थी, जिससे कि उसकी आंगलियां खराब हो गई थी और बाद में तो कट ही गई थी। इस कहानी के ब्राह्मण समुदाय के लोग वैसे ही ऐसे ही सुनू नहीं है जैसे प्रेमचंद की सदगति में थे। पांडे जी और उनका परिवार किशन राम के प्रति सहानुभूति रखता है, किंतु सदियों से जमे हुए संस्कार एक झटके में आखिरकार कैसे मिटे। किशन राम को अंतिम भय इस बात का था कि मरने के बाद उसे कहीं प्रेत योनि न मिल जाए। वह पांडे जी से बार बार निवेदन करता है कि वे स्वयं शास्त्रीय विधि विधान से उसका तर्पण करे। पांडे जी उसे मना नहीं कर पाते और वायदा कर देते हैं कि मैं ही आपका जो है पिंडदान करूंगा। कहानी में जटिल समस्या यह है कि पांडे जी को प्रतीत हुआ कि किशन राम मर गया और वायदा निभाने के लिए जरूरी है कि वह उसका तर्पण करे। उन्हें डर है कि कोई उन्हें ऐसा करते देख न ले, किसी तरह छिप छिपा कर वे उसका तर्पण करते हैं। उन्हें लगता है कि किशन राम की प्रेत मुक्ति तो हो गई है, पर जैसे प्रेत स्वयं उन्हीं पर आकर चढ़ गया है। तभी सामने से किशन राम आता तो पांडे जी की जान में जान आती है। मृत्यु किशन राम की सौतेली माँ की हुई थी, न कि स्वयं उसकी। इस कहानी की सबसे दमदार विशेषता यह है कि यह व्यक्ति के भीतर के विचार और संस्कार के द्वैत को बखूबी उगाड़ती है। यह सही है कि समाज के विचार दलित
के संबंध में बदल रहे हैं, किंतु विचार बदलने के बाद भी संस्कारों की मेल को छुड़ाना कितना कठिन होता है, यही इस कहानी का प्रतिपाद्य है। अगली कहानी दूध और दवा। दूध और दवा मार्कंडे द्वारा लिखित मार्कंडे की एक प्रसिद्ध कहानी है, अपनी चेतना प्रभावशाली और अमूर्त कथानक के कारण पारिवारिक कथा पाठक के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। कठिन प्रतीकों में कही गई यह कहानी बुनियादी तौर पर एक लेखक के जीवन को संघर्ष को उभारती है। कहानी का मुख्य चरित्र एक साहित्यकार है जिसकी पत्नी और 2 बच्चे मुन्नी और रुनको उसके परिवार में शामिल हैं। वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा है और महान लेखक बनना चाहता है, किंतु जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें उसे लेखन क्रम में तल्लीन होने ही नहीं देती। उसकी पत्नी और बेटी दोनों की आंखें एक गंभीर रोग है जिससे उन्हें छटपटाना पड़ता है। उनके दर्द को देखकर स्वयं लेखक को असहाय महसूस करता है। वह कोशिश करता है कि उन पर कम ध्यान दे, क्योंकि ज्यादा सोचते ही उसे अपनी आर्थिक लाचारियां कचोटने लगती हैं। इस परिवार संकट के बीच लेखक ने कुछ गंभीर वैचारिक प्रश्न उठाए हैं, जैसे जैसे वह बार बार लिखता है। स्त्रियां और मजदूर मल्लिकों को क्यों ओढ़े हुई है, मतलब स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए, मतलब जो है दबाव क्यों मानती उनका। यह कथन इस बात का संकेत करता है कि पति का साहित्यकार न हो पाना जितनी बड़ी समस्या, उससे कहीं गंभीर समस्या यह है कि पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए एक साधारण स्तर का जीवन भी उपलब्ध नहीं कर पाती। विश्लेषण के इस गहरे बिंदु पर लेखक समझता है कि स्त्रियां और मजदूर एक जैसी स्थिति में हैं। जीवन की बुनियादी जरूरतों ने उनके भीतर की प्राण शक्ति और विद्रोह चेतना का दबा रखा है। अगर कथानक का टूटना, उसका अंतर्मुखी विश्लेषणात्मक और घटना विहीन हो जाना नई कहानियों का निर्धारक विशेषता है, तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि दूध और दवा इस संकलन की बाकी कहानियों की तुलना में नई कहानी आंदोलन को ज्यादा ठोस प्रतिनिधित्व करती है। इसका नाम भी अत्यंत प्रतीकात्मक है, दूध और दवा, अर्थात जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतें जैसे कैसे वंचित व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व छीन लेती है, यह इसका प्रतिपाद्य है। तो कहानी के नोट्स मोटे मोटे जो है आपको कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। आगे कुछ जो बचे हुए हैं वे भी आप कंप्लीट कराएंगे अगली वीडियो में।